चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या ममता बनर्जी हो या आरजेडी हो या जेडीयू हो या स्टालिन हो, कोई भी हो, इन सब की सियासत पूरे तौर पर मुनहसिर है मुसलमानों की दौलत के ऊपर, और वोट भी मुसलमान देते हैं। अगर ये सामने से हटा दें तो ना जेडीयू का कोई वजूद है, ना आरजेडी का कोई वजूद है, ना सपा का कोई वजूद है, ना बसपा का कोई वजूद है। हिंदू राष्ट्र बनाने में ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी के साथ खड़ी हुई हैं। हमारी पार्टियां भी हिंदू हैं और ये हिंदू मेजॉरिटी मुल्क है और इसमें एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये ऐलान कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में किया। तो अगर टू नेशन थ्योरी की तरफ बीजेपी लेके जा रही है तो उसकी मदद करने में ये अपोजिशन पार्टीज भी पीछे नहीं है। सारी कारकर्दगी में अगर हम मुसलमानों की बात करें, चाहे वो ओवैसी साहब की बात करें, मुस्लिम दो बड़ी जमातें हैं, अजमल साहब की बात करें, इन दोनों का ये कहना है कि ना तो हमसे इसमें अलायंस में आने के लिए कोई बात की गई, ना हमें कुछ इस तरह की कही। लेकिन जहाँ तक वोटर का सवाल है, मुस्लिम वोटर का मजबूरी है, इन्हीं को वोट देगा। ये बात तो सेकुलर पार्टियों के बहुत से बड़े लीडरान ने कही है, खुद मुझसे कही है कि मुसलमानों को तो सबक सिखा दिया है, हमें वोट नहीं देगा तो किसे देगा। मुसलमानों के पास बदकिस्मती से कोई ऐसा पैन इंडियन प्लेटफॉर्म नहीं है, सियासी प्लेटफॉर्म, कि वो उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बार्गेन कर सके। डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बार्गेनिंग पावर का होना बहुत ज़रूरी है, वो मुसलमानों ने नहीं ली। अवैसी साहब ने भी कोई पैन इंडियन कोशिश नहीं की है, कोई जो संजीदा कोशिश जिसे कहा जाए वो क्या नहीं, सिर्फ इलेक्टोरल कोशिश की। बदरुद्दीन अजमल साहब असम से निकले नहीं, और असम में भी उनकी जो एक्टिविटी है, मैं अभी असम से आया हूँ 2 दिन पहले, बदरुद्दीन अजमल साहब वहाँ पर नाकाम है मुसलमानों को क़यादत देने में। तो एक तरफ ये इनकी नाकामी है, दूसरी तरफ इन्होंने माइनॉरिटी का, मुस्लिम का टैग इतना मजबूत लगाकर काम नहीं किया, इसलिए ये अलायंस उसे अट्रैक्ट नहीं कर रहा। मुस्लिम लीग को कर लिया, कश्मीर की पार्टियों को कर लिया। अभी अगर आप रिप्रेजेंटेशन के एतबार से देखें तो जो 28 पार्टियों का जो लोग कल थे वहाँ पर, उसमें 6-7 प्रोमिनेंट मुसलमान मौजूद थे। बहरहाल शाही सिद्दीकी भी उसमें मौजूद थे, उमर अब्दुल्ला भी थे, फारूक अब्दुल्ला भी थे, मुफ्ती महबूबा भी थी, और भी 1-2 लोग थे। इसके बाद जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है 13 लोगों की, उसमें भी 4 मुसलमान मौजूद हैं। तो ऐसा मुस्लिम फेसेस तो अलायंस में मौजूद हैं, लेकिन ये मुस्लिम फेसेस या ये पार्टीज क्या मुसलमानों को ग्रास रूट पे रिप्रेजेंट करती हैं, ये एक बड़ा सवाल है, जो नहीं करती, मेरे हिसाब से नहीं करती। लेकिन क्या हम वो कोई बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब हुए हैं जो मुसलमानों की 20% मुस्लिम वोट मुसलमानों का तन्हा सबसे बड़ा वोट है। और मैं ये बात कहता रहा हूँ कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या ममता बनर्जी हो या आरजेडी हो या जेडीयू हो या स्टालिन हो, कोई भी हो, इन सब की सियासत पूरे तौर पर मुनहसिर है मुसलमानों की दौलत के ऊपर। दौलत भी मुसलमान देते हैं इनको, सब बहुत करोड़ों रुपए देते हैं, और वोट भी मुसलमान देते हैं। अगर ये सामने से हटा दें तो ना जेडीयू का कोई वजूद है, ना आरजेडी का कोई वजूद है, ना सपा का कोई वजूद है, ना बसपा का कोई वजूद है। तो जब इस मुल्क की सियासत के क़ल्ब में मुसलमान मौजूद हैं, इसके बावजूद उनको नुमाइंदगी नहीं दी जा रही, तो इसका सीधा मतलब ये है कि मुसलमानों की लाजमी ज़रूरत है, चाहे उन्हें कोई कम्युनल कहे या उन्हें कोई गाली दे, उनके लिए पैन इंडिया लेवल पर एक मजबूत सियासी तंजीम की बहुत सख्त ज़रूरत है। और मुसलमानों को चाहिए कि जितना पैसा वो सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू और टीएमसी को देते हैं, उसका 10% भी वो अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दें तो वो एक बार्गेन की पोजीशन में हो जाएगी, और इंडिया अलायंस जैसे जितने अलायंसेज हैं वो उसके बगैर आगे नहीं जा सकेंगे। और मिसाल उसकी मुस्लिम लीग है कि मुस्लिम लीग केरल में हावी है 14 में से 4 सीटों पे, तो 2 सीटें दे के उसको रखते हैं। तो उस मिसाल को सामने रखते हुए पैन इंडिया लेवल पे मुस्लिम तंजीम की बहुत सख्त ज़रूरत है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि सियासी तौर पर मुसलमान को पूरी तरह से अछूत बना दिया गया है। कोई भी इशू होता है उस पर खुलकर, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, समाजवादी की बात करें, जेडीयू की बात करें, आरजेडी की बात करें, जितने भी मुसलमान के वोटों पर सियासत कर रहे हैं वो खुलकर खड़े नहीं होते।
छोटी सी मिसाल, मुजफ्फरनगर का बच्चे की पिटाई का मामला, एक ट्वीट किया जाता है अखिलेश के ज़रिए और उसमें साफ तौर पर मुस्लिम वर्ड भी यूज़ नहीं किया जाता, अल्पसंख्यक लिखा जाता है। राहुल गांधी भी सिर्फ ट्वीट करके रह जाते हैं। लेकिन देखने में यह आता है कि छोटा सा भी मामला अगर कोई दलितों का सामने आता है तो प्रियंका गांधी घर पहुंच जाती हैं, राहुल गांधी घर पहुंच जाते हैं। तो डरते हैं कि अगर हम लोगों ने इस तरह से कहीं ट्वीट किया या पहुँचे तो हिंदू वोट खिसक जाएगा। देखिए, आपने ये डर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं इससे एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये डर है। हिंदू बैकलैश की बात जो सेकुलर पार्टीज़ कहती हैं, मुझे लगता है ये एक उज़्र है, एक बहाना है कि हिंदू बैकलैश होगा। हिंदू बैकलैश इन पार्टीज़ के साथ कभी भी नहीं हुआ। आज तक कोई एक मिसाल बता दीजिए कि इसमें इस वजह से हिंदू बैकलैश हो गया। 2015 में एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जब 2014 लोकसभा इलेक्शन हारे थे कि साहब मुसलमानों को ज़्यादा वो किया, तो आपने मुसलमानों का नाम लेना बंद कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ा, आपकी सीटें और कम हो गई 2019 में, है ना। तो हिंदू बैकलैश तो कहीं भी नहीं हो रहा। असल चीज़ जो मुझे महसूस होती है वो ये है कि आप 75 साल में मुस्लिम इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी हायरार्की में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन देखिए। लोकसभा, राज्यसभा और असेंबलीज तो छोड़ दीजिए, पार्टीज़ के अंदर कांग्रेस पार्टी की हायरार्की में मुसलमान कहाँ खड़े हैं? कितने बड़े मुसलमान गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस की सदारत करने के लायक नहीं थे? क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी की सदारत करने के लायक नहीं थे? क्या आज़म खां मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी की सदारत करने के लायक नहीं थे? क्या फजलुल बारी वहाँ पर जब राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बनाया लालू यादव ने, क्या वो नहीं थे? क्या जेडीयू में लोग नहीं है? क्या कम्युनिस्ट पार्टियों में लोग नहीं है? क्या टीएमसी में लोग नहीं है? अगर हायरार्की में आप नहीं दे रहे तो वहाँ कौन से हिंदू बैकलैश का खतरा है? सीधी बात यह है कि हिंदू राष्ट्र बनाने में ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बीजेपी के साथ खड़ी हुई हैं और आखिरकार ये मानती हैं कि हम भी हिंदू हैं, हमारी पार्टियां भी हिंदू हैं और ये हिंदू मेजॉरिटी मुल्क है और इसमें ये एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये ऐलान कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में किया। और क्या देखना चाहते हैं? तो अगर टू नेशन थ्योरी की तरफ बीजेपी लेके जा रही है तो उसकी मदद करने में ये अपोजिशन पार्टीज़ भी पीछे नहीं है। ये रीज़न है कि ट्रिपल तलाक का बिल राज्यसभा में 2 बार नाकाम होके तीसरी बार में कामयाब हो गया इन्हीं अपोजिशन पार्टीज़ की, जिसमें कांग्रेस ने वॉकआउट किया और उस वॉकआउट के नतीजे में ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ। तो एज सच सब पार्टीज़ ये मान के चलती हैं कि ये एक हिंदू राष्ट्र है। प्रैक्टिकली उसको डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुसलमान ये बात अब तक समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में मुसलमान सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट क्यों देता रहा है? ये इसलिए कि ये डर मुसलमानों के अंदर इन्हीं पार्टीज़ ने पैदा किया है कि आपने अगर हमें वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत जाएगी। तो ये जो खौफ है, बीजेपी खौफ पैदा कर रही है हिंदुओं के बीच में कि अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो ये सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमान छा जाएंगे। सेकुलर पार्टीज़ खौफ पैदा कर रही हैं मुसलमानों के बीच में कि हमें वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत जाएगी और इस खौफ में दोनों कम्युनिटीज़ जी रही हैं। मैं समझता हूँ वक्त आया है कि खौफ के दायरे से निकलें और पैट्रियोटिक इंडियन बन के आइडेंटिटी को मुसलमानों ने तो कभी भी नहीं माना। आइडेंटिटी के बग़ैर उसको अहमियत दिए बग़ैर सेकुलर पार्टीज़ को मुसलमानों ने वोट दिया और इसलिए अपने पॉलिटिकल आउटफिट उन्होंने क्रिएट भी नहीं किए और जिन्होंने किए उनको वोट नहीं दिया। लेकिन हिंदू आइडेंटिटी को लेके सेंसिटिविटी बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, दूसरी पार्टियों में भी है। तो आइडेंटिटी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती किसी भी मुल्क की सियासत के लिए। लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि जो कमज़ोर तबक़ात मुल्क के हैं उन कमज़ोर तबक़ात के साथ हमें खड़ा होना चाहिए और उनके साथ हमें एक जालिम और मज़लूम की सियासत को लीड करने का काम हिंदुस्तान के मुसलमानों को करने चाहिए, चाहे जितने ख़राब हालात आपको लगते हों। लेकिन आपने ये सियासत की और उसकी क़यादत की तो आप कामयाब हो सकते हैं।